हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन की इस प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ शरण्या खानरा, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडुकेटर। और मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ा रही थी। तो अभी परीक्षा जंक्शन एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आप फ्री में ये सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, थ्रेड ये सारे प्लेटफॉर्म में जुड़ सकते हैं। एंड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे साथ नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की जो टॉपिक है ये है केमिकल बॉन्डिंग। तो अभी तक हमने केमिस्ट्री के बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ लिया है, बट नॉर्मली कोई मेटल है, नॉन मेटल है, वो किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करते हैं, किस तरीके से रिएक्शन की स्टार्टिंग होती है, वो हमें अभी तक देखना है। ठीक है, तो ने फर्स्ट क्या है कि केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा टर्म है दैट रेफर्स द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन टू और मोर केमिकल्स। टू और मोर एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, टू गिव राइज टू ए केमिकल कंपाउंड। कोई भी एक केमिकल कंपाउंड को बनने के लिए एटम, मॉलिक्यूल्स या फिर आयन जब एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं उस प्रोसेस को केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए मीथेन एक गैस है, तो मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CH4। इसमें एक कार्बन रहता है, 4 हाइड्रोजन रहता है। तो ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं? एक कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 4 हाइड्रोजन एटम क्या करता है? एक कार्बन एटम के चारों तरफ ऐसे बाइंडेड रहता है, तब जाके एक मीथेन का मॉलिक्यूल फॉर्म होती है। इसे कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। द बॉन्ड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो केमिकल बॉन्डिंग कोई भी टाइप का बॉन्डिंग हो, कैसे बनता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एटम में किस तरीके से था? न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है, हर एक ऑर्बिट में अपने अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो बॉन्ड फॉर्म करते टाइम जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट से किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट होता है। इसी के यही इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की इधर उधर मूवमेंट होने की वजह से केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो एक बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं? दिस इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बहुत टाइप के बॉन्ड फॉर्म होते हैं, दिस इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। नॉर्मली क्या होता है, जब बॉन्ड फॉर्म होता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से, जब एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के दूसरे इलेक्ट्रॉन के मतलब दूसरे एटम में चला जाता है, उस टाइम पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इसका आप एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मान लीजिए एक केमिकल कंपाउंड है कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट में सोडियम है और क्लोरीन है। तो सोडियम का हमने क्या पढ़ा था कि लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये है न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट है, ये है न्यूक्लियस। ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कुछ और इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और जो आउटर ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। ठीक है, ये है सोडियम का स्ट्रक्चर। क्लोरीन का कैसा है? तो क्लोरीन का भी यहाँ सबसे पहले 2 ही इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, और बाहर जो ऑर्बिट है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। ये है 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन का हमें क्या पता है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि अगर 8 हो जाएगा तो वो इनर्ट गैस की तरह बिहेव करेगा। मतलब 8 होने पे स्टेबल होता है, तो 8 तो नहीं है। क्लोरीन में क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होता है, सोडियम जो एलिमेंट है वो क्लोरीन के पास जब जाता है तो अपना ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को दे देता है, क्लोरीन के पास आ गया। तो
इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होती है उसे आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका दूसरे एटम के अंदर कंप्लीट शिफ्टिंग हो रही है, कंप्लीट जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ये सोडियम आयन अब यूज कर रहे हैं। नो, देयर इज नो यूज। इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपने तरीके से यूज कर रहा है। अगर इस तरीके से कोई बॉन्ड फॉर्म होता है, ये मान लीजिए सोडियम है, ये क्लोरीन है, तो अब इन दिस सिचुएशन सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो सोडियम एक और न्यूक्लियस में प्रोटॉन के नंबर तो सेम है, तो सोडियम पॉजिटिव आयन हो जाएगा। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्लोरीन नेगेटिव आयन हो जाएगा। ओके, तो ये समझ में आ रहा है? इसी प्रोसेस पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है? ion compounds are generally soluble in polar solutions, तो these are mostly soluble in water. polar solvents किसे कहते हैं? polar solvent मोस्टली पानी की जैसे जो सॉल्यूशंस होते हैं, पानी की जैसे जो सॉल्वेंट्स होते हैं उसे पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों बहुत हाई होते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट जितने भी कंपाउंड होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट, मतलब समझ रहे हैं ना, सोडियम की मेल्टिंग पॉइंट या फिर सोडियम क्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट कितना ज्यादा होगा, और बॉइलिंग पॉइंट तो उससे भी ज्यादा है। aqueous सॉल्यूशन इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है सॉल्ट वाटर, वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है। द अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन इज यूजुअली हाई, तो क्या होता है कि मतलब सोडियम क्लोराइड में क्या है कि जितने भी आयन्स है आइदर वो सोडियम पॉजिटिव आयन पे है या फिर क्लोरीन नेगेटिव आयन पे है, तो ये होता है आयोनाइजेशन जो बहुत ज्यादा होते हैं। नॉर्मली जो इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयोनिक कंपाउंड होता है वो इसी तरीके का होता है। नेक्स्ट आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड नॉर्मली किस तरीके से बनता है? दो सिमिलर या डिसिमिलर मॉलिक्यूल, दो सिमिलर या डिसिमिलर एटम कंबाइन होते हैं बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होता है कि लाइट जो लास्ट या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करते हैं, इसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। देन द बॉन्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ये कैसे होते हैं? शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स, बट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज प्रोवाइडेड बाय ओनली वन एटम। ओनली वन एटम ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन देता है, एंड बाकी दोनों एटम, बाकी जो दूसरा एटम है और जो डोनर एटम है, दोनों ही उस इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं। जैसे पहले क्या देख रहे थे, सोडियम जो इलेक्ट्रॉन दे दिया, सोडियम और यूज नहीं कर रहा है, बट कोवैलेंट बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो उसे यूज भी कर रहा है। In covalent bond, the atom that provides the electron pair is called donor, and the atom which accepts the electron उसे acceptor कहते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड पे क्या हो रहा है कि एक जो एटम, एक जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसे डोनर कहते हैं और वो यूज भी कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं उसे एक्सेप्टर बोल रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहे हैं, तो दोनों मिल के यूज करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें से कुछ कुछ मेटल्स ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जैसे ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, तो ये है ऑक्सीजन की न्यूक्लियस, उसके बाहर सबसे पहले तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
और दूसरा ऑक्सीजन एटम भी वैसा ही है, जिसके दो अंदर इलेक्ट्रॉन है और बाहर ऑर्बिट पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है, इसे 8 चाहिए, इसे और 2 चाहिए 8 बन के स्टेबल होने के लिए, और दूसरे को भी 8 चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो इन दैट केस क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है दिस ऑक्सीजन इसे डोनेट करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन दिस ऑक्सीजन इसे डोनेट करते हैं। तो अब अगर डोनेट कर दिया तो इस ऑक्सीजन के पास कम हो जाएगा, इसके पास तो 6 था तो 5 हो जाएगा, और इसके पास भी 6 था 5 हो जाएगा। तो दोनों को तो फिर तो कम हो जा रहा है ना। तब क्या करते हैं, ये दोनों 6 तो अपना है ही, बट साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को आपस में यूज करते रहते हैं। ऐसे क्या होता है कि दोनों ही एटम के अंदर 8-8 प्रैक्टिकली 8-8 इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप के बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो नॉर्मली ऑक्सीजन का कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे दिखाया जाता है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, और इसका भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 7 8, और इसका भी, और 7 8। ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों ही यूज करते हैं। तो अब इसके पास भी 8 यूज करने के लिए है, इसके पास भी 8 यूज करने के लिए है। तो इस टाइप के जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ओके, तो ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे जितने गैसेस होते हैं ना, वो गैस एलिमेंट होते हैं, वो ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में अब आते हैं और एक चीज को लेके, ये है अनऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, अनऑक्युपाइड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या देखा, ऑक्सीजन का क्या देखा था, इसका 1 2 3 4 5 6, और ऑक्सीजन का ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ था। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर फॉर्म कर लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर फॉर्म कर लिया है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हो रहा है उसे अनऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। The pair of electrons which do not participate in the formation of covalent bonds are called unoccupied pair of electrons. For example, पानी में, water में, oxygen has 2 pairs and 1 pair of electron left in the formation of ammonia, respectively, which are not shared with any atom. तो कुछ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जहां पे कोवैलेंट बॉन्ड पे कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन अगर है जो यूज नहीं हो रहा है तो उसे अनऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन दैट केस ये जो 6 है और ये जो 6 है, तो टोटल 12 अनऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो कोवैलेंट जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके प्रॉपर्टी कैसा होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल। तो ये दोनों साइड से ही यूज हो सकता है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये डिफरेंट स्पेशल स्टेट में रहते हैं एंड 3 डायमेंशनल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि ऑक्सीजन क्या स्ट्रॉन्ग है, नहीं, बट वो स्टेबल है। साथ में क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स रिमेन मॉलिक्यूलर फॉर्म एंड नॉट इन आयोनिक फॉर्म। जैसे आयोनिक बॉन्ड में क्या देख रहे थे, सोडियम पॉजिटिव हो गया, क्लोरीन नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रहा था, ये नेगेटिव आयन फॉर्म कर रहा था। तो नॉर्मली कोवैलेंट बॉन्ड पे कंपाउंड्स ऐसे आयोनिक फॉर्म में नहीं रहता है। फॉर दिस रीजन दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन।
तो अगर तो इसमें सोडियम या फिर क्लोरीन पॉजिटिव या नेगेटिव आयन पे क्यों चेंज हुआ? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन काम आते हैं। बट कोवैलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अनऑक्युपाइड है बट फ्री तो नहीं है, ये ऐसे मूव तो नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है कि ये जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दे आर मोस्टली गैस, वोलाटाइल लिक्विड्स एंड सॉफ्ट सॉलिड्स। तो गैस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब गैस के बारे में देख ही लिया है। साथ में क्या होता है, वोलाटाइल लिक्विड्स, पानी है, अल्कोहल है, एंड सॉफ्ट सॉलिड हो सकते हैं। देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो। तो आयोनिक फॉर्म में नहीं रहता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही कम होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, दीज आर मोस्टली इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्यूशन। पोलर सॉल्यूशन मतलब क्या है, जिसके अंदर, जो सॉल्यूशंस के अंदर ऐसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है तो उसे पोलर सॉल्यूशन कहते हैं। कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेगा, ये ऐसे जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो ऐसे आयनिक फॉर्म में रहता है तभी फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, ये पोलर सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होते हैं, बट मोस्टली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्यूशन। तो नॉन पोलर सॉल्यूशन जो जितने होते हैं उसमें ये मिक्स हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिविटी एंड नेचर ऑफ बॉन्ड। तो नॉर्मली क्या देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन को देने का या फिर एक्सेप्ट करने का ये जो क्षमता होती है इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अगर दे सकते हैं तो वो तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है। ओके, जो नहीं कर सकते बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खराब है। ठीक है, इतना आपको समझना है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है, अगर प्योर कोवैलेंट बॉन्ड है तो उसमें ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं, अगर मान लीजिए कि इसमें दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था इसीलिए ये प्योर कोवैलेंट बॉन्ड है। अब हो सकता है कि कोई एक ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें जो एक मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, एक मॉलिक्यूल काफी बड़ा है, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जिसका साइज छोटा है वो, उसका अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी, क्योंकि उसके न्यूक्लियस के जो बाहर जितने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की कैप्चरिंग पावर और अट्रैक्शन की पावर भी ज्यादा होती है। बट जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके ऑलरेडी चारों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो उसके अट्रैक्टिंग पावर कम है। तो तब वो क्या करते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं कि एक का अट्रैक्शन पावर ज्यादा है, एक का अट्रैक्शन पावर कम है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जिसका अट्रैक्शन पावर ज्यादा है उसकी तरफ ज्यादा चला जाता है। ओके, तो इन दैट केस नॉर्मली क्या होता है, ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्टली इंटरमीडिएट लेवल पे होता है। और जो आयोनिक होता है, आयोनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब आयोनिक जो कंपाउंड होता है वो तो एक तरह से अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसे दे ही देता है, तो फिर क्या होता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लार्ज है। ठीक है, तो प्योर कोवैलेंट पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्टली 0.4 से कम होता है, पोलर कोवैलेंट पे 0.4 से 1.8 के बीच में रहता है, एंड आयोनिक में 1.8 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये क्या कह रहे हैं, when there is a lot difference between the electronegativity of two atoms,
द बॉन्ड बिटवीन देम विल बी आयोनिक। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस बहुत ज्यादा होगी, जैसे सोडियम जो आयन है ये क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, किसी भी तरह एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ताकि वो 8 बन के स्टेबल हो जाए। और इधर क्लोरीन क्या है, इसके पास ऑलरेडी 7 बैठा हुआ है, इसको किसी भी तरह और एक चाहिए, तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा है। तो जिसका एक्सेप्टिंग पावर ज्यादा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा है। एंड जब ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तब आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। When there is a difference between electronegativity between two ions, the bond will be the polar covalent bond. And जब difference of electronegativity is almost zero या फिर दोनों का ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है तो प्योर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। प्योर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, एलिमेंट पे फॉर्म होता है। जैसे नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, दो ऑक्सीजन का सेम होगी, दो क्लोरीन का सेम होगी, दो हाइड्रोजन का सेम होगी, सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी ना। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सबको? अब पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल क्या है, ये मीथेन का कह सकते हैं, CH4। इसमें कार्बन एक काफी बड़ा एटम है, बट हाइड्रोजन क्या होता है, बहुत छोटा एटम है। कार्बन के आउटर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, और तो फिर इसको स्टेबल होने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन के पास ओनली 1 है, तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 और चाहिए। तो अगर 4 हाइड्रोजन मिलके कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है, जहां पे हाइड्रोजन की साइज जो है वो बहुत छोटा है, कार्बन का उससे बड़ा है। ठीक है, बट शेयर दोनों ही कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन भी शेयर कर रहे हैं, हाइड्रोजन भी शेयर कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला हाइड्रोजन भी शेयर कर रहा है, इसके पास 2 हो गया, और इसके पास 4 था और 1 एक्स्ट्रा आ गया। ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस तो रहता ही है, साइज का भी डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आते हैं लैटिस एनर्जी। तो सोडियम क्लोराइड का जैसे मैंने बताया कि ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, तो एक स्पेसिफिक टाइप का ही बॉन्ड फॉर्म करता है ये, एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर से कोई भी आयन को अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक अलग कर सकते हैं, उसके लिए जितना एनर्जी चाहिए उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक आयन है, 2 अलग अलग आयन है, 2 अलग अलग आयन से एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो उस स्ट्रक्चर को बनने के लिए जितना एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए, या फिर अगर जो ऑलरेडी क्रिस्टल है उसको तोड़ने के लिए, उसके एक आयन को अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट अब आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये एक नॉन पोलर बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड ही है, बट स्टिल जिस एलिमेंट पे हाइड्रोजन है उसी एलिमेंट फॉर्म कर सकता है। बहुत रेयर ही एलिमेंट होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, जैसे कि द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आर पोलर, क्योंकि ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, लाइक हाइड्रोजन फ्लोराइड,
या फिर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन, एमोनिया, ये सारे फॉर्म करते हैं। अब एज एन एग्जांपल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर अटैच होके कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में फॉर्म हुई है। अब जो फ्लोरीन है उसका अट्रैक्टिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो जो बॉन्ड फॉर्म हुई है वो स्लाइटली फ्लोराइड की तरफ पूल किया गया है, पूल्ड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो फ्लोराइड एटम्स होता है, जो फ्लोरीन के एटम्स है वो थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज हो गया क्योंकि पूल ज्यादा किया है, फ्लोरीन ज्यादा पूल कर पाया। हाइड्रोजन तो बहुत छोटा मॉलिक्यूल है ना, तो और एक ही प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन के कितने मतलब कितना पावर हो सकता है, वहां पे फ्लोरीन के पास बहुत सारे हैं, तो फ्लोरीन के प्रोटॉन बहुत ज्यादा है तो ज्यादा पूल कर सकते हैं, तो उसके वजह से एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुई है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये फ्लोरीन की जो एटम है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है, एंड हाइड्रोजन एटम क्या है, तो हल्का सा पॉजिटिव चार्ज पे है क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा चला गया है दूर। अब क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड ऑफ वन हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल है that attracts the electronegative end of another hydrogen fluoride molecule। तो मतलब ये था हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मतलब ये होता है, और दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मतलब ये एंड, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। कैसे, ऐसे, ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, इस मॉलिक्यूल का ये पॉजिटिव एंड था, इसका ये नेगेटिव एंड है, तो अब क्या होगी, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, वैसे ही इसका ये पॉजिटिव है, इसका ये नेगेटिव है, इसका ये पॉजिटिव है, इसका ये नेगेटिव है, तो नॉर्मली क्या होगा, ये जो नेगेटिव एंड है और ये जो पॉजिटिव एंड है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता रहेगा। ऐसे जो बॉन्ड फॉर्म हो रही है हाइड्रोजन का, उसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में नहीं, दो हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। समझ में आ रहा है, दो हाइड्रोजन फ्लोराइड बॉन्ड के बीच, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे जो वाटर है, ये पानी का एग्जाम्पल है, पानी का भी वैसे ही सिमिलर है, ये थोड़ा नेगेटिवली चार्ज है, ये थोड़ा पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन की एंडिंग है वो दूसरे हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। इसे दूसरा और एक नाम है बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। ओके, तो आई होप इतना समझ में आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मिंग कैसे हो रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यहाँ पे एक चीज देखना होगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है इसमें कोई इस तरीके का बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। दूसरा ये चीज है कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक बहुत वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये कोई स्पेसिफिक
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से ऐसा कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। ये वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है। ओके, विच इज वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड उससे वीक होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पे मिलता है? फ्लोरीन में मिलता है, ऑक्सीजन में मिलता है और नाइट्रोजन के साथ मिलता है। ये 3 एलिमेंट के अलावा किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? पानी में है H2O, दूसरा है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। ये दोनों के साथ ओनली हाइड्रोजन फॉर्म बॉन्ड होता है। इसके साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ भी होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है उसके साथ नहीं होता, बट हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ जरूर होता है। ठीक है, तो आई होप केमिकल बॉन्डिंग को इतना आपको समझ में आ रहा है। अब नॉर्मली क्या होता है कि अब इसमें एक चीज हमें जानना है जो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, बट स्टिल कभी कभार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन। तो अब इसमें क्या होता है, हमने इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि एस ऑर्बिट रहता है, पी ऑर्बिट रहता है, डी ऑर्बिट रहता है। तो जो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्ड फॉर्म करने में, उसे उसकी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन है, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये एस ऑर्बिट है। वैसे ही हमने कार्बन का देखा था। तो कार्बन के ये न्यूक्लियस है, ये दोनों और ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर 1 2 3 4 ऐसे कार्बन का इलेक्ट्रॉन था। तो ये एस ऑर्बिट था, ये पी ऑर्बिट था। तो जो ये है कार्बन, ये कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे कार्बन का पी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो उसको sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। सबसे आसान टाइप का होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। वैसे ही सिमिलरली अगर 2-3 मॉलिक्यूल्स यूज होता है, या फिर हो सकता है कि 2 एटम है, एक का एस ऑर्बिट और बाकी एटम का 2 p ऑर्बिट यूज हो रहा है, तो उसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा। अगर किसी का सिंगल एस ऑर्बिट यूज हो रहा है और किसी का 3 p ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, तो उसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। वैसे ही p के बाद आता है d ऑर्बिट, तो हो सकता है sp3 के बाद और एक यूज हो रहा है d ऑर्बिट। तो ये डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होते हैं। ये डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहते हैं। इतना हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इतना मतलब इतना समझ जाइए कि sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 इस टाइप का कभी भी कोई आपको एग्जाम में ऑप्शन दिख जाए तो इतना समझ लेना कि ये केमिकल बॉन्डिंग के रिलेटेड चीजें हैं। इससे ज्यादा और जानने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली इतना ये काफी हाई लेवल का मतलब केमिस्ट्री है, बट इतना आपको याद रखना होगा कि अगर ये सारे चीजें आपको दिख रहा है sp sp2 sp3 sp3d sp3d2, तो वो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ओके, वैसे एसएस हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल में एसएस हाइब्रिडाइजेशन भी होते हैं। तो बस इतना याद रखना होगा। ओके, जैसे अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन है, उसके एक इलेक्ट्रॉन है,
एक हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी एस ऑर्बिट है, इसका भी एस ऑर्बिट है। हाइड्रोजन का एस एस हाइब्रिडाइजेशन होता है। हमने कार्बन का क्या देखा है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, तो ये हाइब्रिडाइजेशन की एक स्टेट कहते हैं, बस इतना आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो आई होप केमिकल बॉन्डिंग के जो बेसिक्स है उसके बारे में आपको समझ में आ रहा है। इससे ज़्यादा और एग्जाम के लिए तो ज़रूरत नहीं होता, बट अगर आपको इसके आगे भी जानना है तो आप हमें कमेंट पे बता सकते हैं। अगर आपको इंटरेक्ट करना है मेरे साथ तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये चैनल कम्प्लीटली फ्री है आप लोगों के लिए, आपको जिस तरीके से पढ़ना है ज़रूर पढ़िए। और अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, स्टेटस पे शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ओके, तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर से कोई न्यू टॉपिक के साथ फिर से आएंगे।